हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्माटून में। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें हम पूरा 5 यूनिट कवर करेंगे सेमेस्टर 3 का, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का। डिफाइन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी होता क्या है? एरोमेटिसिटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें हम प्लानर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो मतलब होता है रिंग में, हम इसमें पढ़ते हैं, जिसमें कि मतलब यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो एरोमेटिसिटी जो मतलब हक्कल रूल में शो करता है। हक्कल रूल के बारे में हम इसमें पहले पढ़ लें, जो एरोमेटिसिटी के बेंजीन के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले तो हम इसमें पहला है, हम देख लेते हैं इसमें हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या है इसमें कि इसमें हम 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, जिसमें कि हमारा पहले sp2 और प्लानर होना चाहिए। पहली मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए। दूसरा कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में होना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि n की वैल्यू हमारी 0, 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं। अगर ये हमारा आता है कि जो मतलब शो करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होता है। जैसे हम पहली बात कर लेते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन हमारा क्या है? बेंजीन इसके देखिए, ये हमारा क्या है, ये बॉन्ड है जिसको हम शिफ्टिंग कर सकते हैं यहाँ से वहाँ तक। इसमें कंजुगेट डाइन्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पे ये हमारा एक ये पेयर है, एक ये पेयर, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इसको हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, जैसे पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस क्या होता है, पहले तो हम रेजोनेंस का डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हक्कल रूल के बारे में पढ़ेंगे। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस ये होता है कि मूवमेंट विल ऑकर फ्रॉम रिच टू पुअर, रिच से पुअर की तरफ जाना मूवमेंट, उसी को रेजोनेंस कहते हैं। जैसे मतलब किसी चीज़ की कमी होना, फिर उसको बाहर जाएंगे तो उसको फुलफिल करना, तो वो चीज़ होता है रेजोनेंस, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कार्बोकैटायन एंड ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज क्या होता है कि हमारा सिंगल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने बात की है कि यहाँ ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज के लिए शो कर रहा है कि हमारा ये यहाँ पे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हमारे यही चीज़ शिफ्ट होगा। sp2 की बात कर रहा तो एक ये है, एक ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, यहाँ पे 4, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे हैं। तो इसको हम कैसे इसमें शो करेंगे, इसमें रखेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में, तो 4 n की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। n की जगह हम जब 1 रखेंगे, 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 × 1 क्या कितना हो जाएगा, 4+2, एक इसको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमारा क्या, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक शो कर रहा है। दूसरा हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि ये हमारा एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो इसमें भी क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, हम ये चेक करेंगे। पहला तो इसमें sp2 देखेंगे, sp2 है क्योंकि एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और यहाँ पे 2 मतलब शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो ये 2 चीज़ हमारा प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब तीसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम यहाँ पे n की जगह हम रख देते, कुछ भी रख दे रहे हैं, 1 रख दे रहे हैं, n की जगह हम 1 रख के देख रहे हैं। तो 4 × 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर इसको हम रख रहे हैं तो ये हमारा ये भी आ रहा है, 4 × 1 4 + 2, ये कितना आ जा रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये शो नहीं कर रहा है कि हाँ ये इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। अगर ये आ जाता, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता, तो ये क्या है, एरोमेटिक होता, एंटी एरोमेटिक ये है। अब इसी में हम जब रेजोनेंस के बारे में हमने पढ़ा, तो रेजोनेंस को चेक कैसे करते हैं। ए मतलब मान लीजिए ए हमारा कोई भी कंपाउंड है, यहाँ पे ए मान लेते हैं इसको, जैसे हमने ले लिया है ABCD। तो ए क्या है हमारा, यहाँ शुरू हो रहा ए ये है, बी
बी ए के बाद हमारा ये डबल बॉन्ड है, फिर बी के बाद हमारा सी सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद ये क्या है, कार्बोकैटायन है, प्लस का चार्ज होता है, कार्बोकैटायन शो करता है। या हम ले सकते हैं जैसे हमारी हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि ए के बाद डबल बॉन्ड, बी के बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद प्लस या चार्ज हो सकता है या निगेटिव चार्ज होता है, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन, या लोन पेयर, या सिंगल डबल बॉन्ड, या थर्ड बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि मतलब कार्बोकैटायन। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे, हैकल रूल से एरोमेटिसिटी चेक करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक। तो ये क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। तो इसमें उसी तरह हम फार्मूला रखेंगे कि हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। तो वहाँ 4n की जगह 1 रख लेंगे, तो हमारा यहाँ पे वही आएगा, कितना आएगा, 4 × 1 + 2, तो 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। उसी तरह इसमें भी हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये पहले चेक करेंगे कि हमारा ये sp2 है कि नहीं। फिर दूसरा हमारा शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसको चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, उसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या है, ये भी डबल बॉन्ड शो कर रहा है। तो हम इसको भी उसी तरह रखेंगे। ये इसमें कितने, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 की जगह 4 1 + 2, ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका। तो हम यहाँ पे कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये शो कर रहा है यहाँ पे। अगर ये 6 यहाँ 4 यहाँ पे कितना था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारा 6 आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है तो वो क्या है, एरोमेटिक है, नहीं तो एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आता है आपके ये हैकल रूल पे रखने पे, तो वो क्या एरोमेटिक है, नहीं आता तो नॉन एंटी एरोमेटिक हो जाता है। और सीधे नॉन एरोमेटिक क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक कंडीशन होती कि यहाँ पे हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। अगर sp3 हमारा दिखता है, हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो वो क्या है, जाए नॉन एरोमेटिक हो जाता है। इसी में हम आगे हम पढ़ रहे हैं कि मतलब क्या है कि एरोमेटिक की कंडीशन हमने देख ली। फिर उसमें उसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारा बेंजीन है। बेंजीन हमने बताया, नेप्थलीन है, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर आप लोग गैस जरूर याद कर लीजिए, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये चीज़ आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई फिनॉल इज एसिडिक, फिनॉल एसिडिक क्यों होता है। तो इसकी एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू लूज हाइड्रोजन आयन, कि मतलब इसकी एबिलिटी होती है कि हाइड्रोजन आयन को लूज करना, क्या फॉर्म करेगा, फिनॉक्साइड आयन। नेक्स्ट उसी में क्या है, इन ए फिनॉल मॉलिक्यूल्स द sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन आइटम, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने भी बात की है कि बेंजीन रिंग में कैसे होता है। फिर डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो उसमें अटैच रहता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो एक्ट कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। फिर उसका हम रिएक्शन लिख लिए हैं, जैसे फिनॉल क्या है, फिनॉल वाटर साथ रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा, फिनॉक्सिड आयन फॉर्म करेगा और हाइड्रोक्सी आयन फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद फिनॉल इज़ अ वीक एसिड, हमने बताया कि फिनॉल क्या होता है, वीक एसिड होता है। द नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनोलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दिस मेक द फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल। मतलब इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या बता रहा है कि फिनॉल क्या है, वीक एसिड है, ये नेगेटिव चार्ज एक्ट करे कैसे, स्टेबलाइज रेजोनेंस की तरह। ये मेक क्या टू फॉर्म क्या कर रहा है, फिनॉक्सिड आयन फॉर्म कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये स्टेबल, मोर स्टेबल होते जा रहा है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं पेपर में। आप अगर पूछता है, अगर 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में पूछता है, तो आप फिनॉल के बारे में इतना सारा लिखेंगे तभी आपको 10 मार्क्स मिलेगा। मेन चीज़ लिखा जाता है, बनाकर केमिस्ट्री के पेपर तो बनाकर लिखा ही नहीं जाता। तो इसमें हम मेन चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बना देंगे, उसकी एसिडिटी दिखा देंगे कि क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, क्या है फिनॉल का हमने स्ट्रक्चर लिया है। यहाँ पे फिनॉल का ये ओ क्या है, यहाँ पे कार्बोएनायन है,
ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसकी हम शिफ्टिंग यहाँ पे करा रहे हैं, फिर इसकी नेगेटिव चार्ज की यहाँ शिफ्टिंग करा रहे हैं। तो उसके बाद ये फॉर्म हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग यहाँ पे करा रहे हैं, फिर उसके बाद ये जो यहाँ बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग यहाँ पे करा रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे शिफ्टिंग, फिर उसके बाद यहाँ पे। तो ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, एसिडिटी की बात कर लें। एसिडिटी क्या है, फिनॉल की एसिडिटी यहाँ पे चेक कर फॉर्म करवा रहे हैं, तो हम हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे ये बन रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये उसकी एसिडिटी शो कर रहा है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये इतना आप 10 नंबर या 7 नंबर या 2 नंबर में आप लिख सकते हैं, पूरा स्टेबल है आपके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई पी नाइट्रो एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। तो मतलब एनिलीन क्यों लेस बेसिक है पी नाइट्रो एनिलीन से। तो नाइट्रो ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में। क्यों, ड्यू टू, इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करने लगेगा। सो व्हेन द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन एंड पी नाइट्रो एनिलीन को हम कंपेयर करेंगे, फिर एनिलीन हैज़ मोर लेविस बेसिक। एनिलीन की क्या है, मोर लेविस बेसिक, मतलब बेसिक नेचर शो करने लगेगा। किसकी वजह से शो करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इट्स द पी नाइट्रो पैरा नाइट्रो एनिलीन में शो करेगा। ये हमारा नाइट्रो एनिलीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख लेते हैं पी नाइट्रो एनिलीन का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इसको NH2 यहाँ पे NO2 है, फिर उसकी यहाँ पे दूसरा उसमें शिफ्टिंग कराया गया है, ये फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद शिफ्टिंग कराया, फिर उसके बाद मतलब बॉन्ड की शिफ्टिंग होना ही हमारा क्या है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना जरूरी रहता है पेपर में, उसी के बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। इन केस ऑफ एनिलीन देयर इज़ नो ग्रुप प्रेजेंट ऑन एनिलीन। अगर कोई भी ग्रुप एनिलीन में नहीं प्रेजेंट होता, सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनिलीन इज ईजिली अवेलेबल। मतलब लोन पेयर क्या है, ईजिली मतलब फॉर्म अवेलेबल होता है। इसकी वजह से मोर बेसिक हो जाता है पी नाइट्रो एनिलीन। ठीक है गाइस, इतना आप लिख देंगे। अगर 7 नंबर में आप क्वेश्चन पूछता है कि हाँ क्यों बेसिक है एनिलीन पी नाइट्रो एनिलीन से, तो हम आप इतना लिख देंगे। 7 नंबर में काफ़ी है, 7 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 नंबर के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। मान लीजिए पूछ सकता है एनिलीन का पूरा पूछ सकता है थोड़ा सा 2 नंबर में या 7 नंबर में पूछा जाएगा, 10 मार्क्स के लायक नहीं है क्वेश्चन। राइट द डिफिनेशन ऑफ RM वैल्यू। RM वैल्यू की डिफिनेशन लिखनी है यहाँ पे। पहले तो RM वैल्यू का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको क्या है। रिचर्ड मेसल वैल्यू, रिचर्ड मेसल वैल्यू आप उसका फुल फॉर्म पहले लिख देंगे। फिर उसके बाद RM वैल्यू इज़ वैल्यू डिटरमाइंड व्हेन एग्जामिनिंग फैट। फैट की वैल्यू को फाइंड करना होता है RM वैल्यू। द RM वैल्यू इज़ एन इंडिकेटर, ये एक इंडिकेटर है कि हाउ मच वोलेटाइल फैटी एसिड कैन बी एक्सट्रैक्टेड। कितना हम वोलेटाइल फैटी एसिड कितना एक्सट्रैक्ट किए हैं, किसमें से, फैट थ्रू द सैप्निफिकेशन मेथड से। सैप्निफिकेशन मेथड से हमने कितना फैट एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ मेजर ऑफ वाटर सॉल्युबल स्टीम वोलेटाइल फैटी एसिड आर ब्यूटरिक एंड कॉपरिक एसिड प्रेजेंट इन ऑयल और फैट। पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि हम वाटर सॉल्युबल स्टीम फैटी में कितना मतलब ब्यूटरिक और कॉपरिक एसिड प्रेजेंट है, किसमें, ऑयल और फैट में। ठीक, उसको मेजर करेंगे। दूसरा क्या है, RM वैल्यू ऑफ बटर फैट इज़ हायर देन दैट फॉर एनी अदर फैट। कि RM वैल्यू क्या होती है, बटर की हायर होती है किसी अनदर फैट से। तीसरा क्या है, दिस डिटर्मिनेशन हैव बीन यूज्ड प्रिंसिपली फॉर एनालाइजिंग ऑफ बटर एंड माइग्रेन्स। 3 सिग्निफिकेंस आप, अगर ये आपको 7 नंबर में पूछता है तो RM वैल्यू की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, उसका सिग्निफिकेंस लिखेंगे। ये तो हम 2 नंबर के लायक लिखे हैं। ठीक है, आप इसको 7 नंबर में एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। हमारे यहाँ 5वां क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल विथ एग्जाम्पल। ड्राइंग ऑयल और नॉन ड्राइंग ऑयल क्या होता है, तो इसके डिफरेंस क्या है हमारा, दे फॉर्म ए फ्लेक्सिबल लेयर ऑन द सरफेस व्हेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट इन एयर। मतलब फ्लेक्सिबल क्या है, एक लेयर फॉर्म करेगा। ड्राइंग ऑयल का मतलब क्या, मतलब सूखने के बाद, मान लीजिए ड्राइंग करने के बाद
कोई एक लेयर फॉर्म करेगा। तो उसमें हमारा एग्जांपल क्या है, सोयाबीन ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल। ऐसे उसी में हम नॉन ड्राइंग ऑयल में पढ़ेंगे, दीज डू नॉट फॉर्म एनी लेयर, ये कोई भी लेयर नहीं फॉर्म करेगा कमिंग जब हम एक्सट्रैक्ट को बाहर निकालेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। अब इसी में हम थर्ड पॉइंट क्या है, आयोडीन वैल्यू इसकी क्या होगी, ग्रेटर होगी या इक्वल होगी किसके, 150 के बराबर। इसकी आयोडीन वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 100। फोर्थ पॉइंट क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसको यूज़ हम पेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, रेजिन की तरह यूज़ कर सकते हैं, कोटिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं, इंक की तरह। और ये नॉन ड्राइंग ऑयल का यूज़ क्या है कि एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो डिफरेंस तो ड्राइंग और नॉन ड्राइंग के बारे में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, क्या पता इस बार पूछ लिया ड्राइंग और सेमी ड्राइंग क्या होता है, ये पूछ सकता है। तो हम सेमी ड्राइंग के बारे में भी जानना चाहिए कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर में ड्राइंग और नॉन ड्राइंग के बारे में पूछा था, इस ईयर में क्या पता पूछ ले सेमी ड्राइंग क्या होता है, कंपैरिजन कर सकता है। तो आयोडीन वैल्यू बिटवीन 110 एंड 115 के बीच में होती है। एग्जाम्पल इसका क्या है, सोयाबीन, सनफ्लावर एंड कैनोला। इसका यूज़ क्या है, आर लिमिटेड ऑल्दो विद द सेम सम कैटोनिक कैटलिस्ट सोयाबीन ऑयल हैज़ बीन यूज्ड एज ए ड्राइंग ऑयल, कि मतलब लिमिटेड यूज़ होता है कि हाँ हम कैटोनिक और कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं, सोयाबीन को यूज़ करते हैं, मतलब ड्राइंग ऑयल की तरह यूज़ करते हैं। तो हम सेमी ड्राइंग के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो पेपर में अगर पूछता कि हाँ चेंज करके भी पूछ सकता है इस ईयर में, तो इस वजह से सेमी ड्राइंग के बारे में भी आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगल स्ट्रेन। ये हर साल पूछा जाता है गाइस क्वेश्चन कि एंगल स्ट्रेन होता क्या है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लें, अगले इस सेमेस्टर में पूछा जा सकता है। तो एंगल स्ट्रेन होता क्या है, इसको हम ज़्यादातर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसको आल्सो नोन एज लिख सकते हैं। स्ट्रेन ड्यू टू डेविएशन फ्रॉम वन और मोर आइडियल बॉन्ड एंगल, इसमें एक या एक से अधिक आइडियल बॉन्ड एंगल फॉर्म होंगे तो ये इसको क्या बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना कर बता सकते हैं कि मतलब यहाँ से और यहाँ से जो भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये कितना डिग्री फॉर्म करता है, 109 डिग्री का फॉर्म करता है, जिसको आइडियल टेट्राहाइड्रल फॉर्म होता है, टेट्राहाइड्रल कार्बन फॉर्म होता है। ये जो अंदर हमारा जो बन रहा है एंगल बन रहा है साइक्लोप्रोपेन का, तो ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो साइक्लोप्रोपेन हैज़ एंगल स्ट्रेन बिकॉज इट्स कार्बन बॉन्ड एंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू बी 60 डिग्री। मतलब ये क्या है, 60 डिग्री अंदर का फॉर्म हो रहा है, ये बाहर का कितना फॉर्म हो रहा है, 109 डिग्री 5 मिनट। तो ये फॉर्म हो रहा है, ये क्या है, विच इज़ लेस देन, किससे कम है, 109 5 डिग्री से कम है द आइडियल बॉन्ड एंगल फ्रॉम टेट्राहाइड्रल कार्बन से। तो इसके कुछ स्ट्रेंथ साइक्लो एल्केन के हम यहाँ पे पढ़ेंगे। साइक्लोप्रोपेन है क्या, साइक्लोप्रोपेन मान लीजिए साइक्लोप्रोपेन हमने बनाया, उसके अंदर एंगल कितने का फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे पूरा 10 नंबर का भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में आप जान जाएंगे तो आप 7 नंबर या 10 नंबर में लिख सकते हैं। या एंगल स्ट्रेन के बारे में आप मान लीजिए 10 नंबर पूछता है तो आप एंगल स्ट्रेन के बारे में छोटे से शुरुआत करेंगे कि एंगल स्ट्रेन होता क्या है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको बताएंगे कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या होता है, कि उसके हम यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे कि साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें ये रूल अप्लाई करेंगे 109 20 मिनट्स पर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ये निकल के आएगा कितना, 24.64। ये हमारा साइक्लोप्रोपेन का निकला। साइक्लोब्यूटेन क्या होता है, 109 डिग्री 28। ये हम रख रहे हैं यहाँ पे क्या है, अंदर का ये एंगल फॉर्म हो रहा है। ये हमारा यहाँ सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। साइक्लोपेंटेन 108 डिग्री फॉर्म करेगा। पेंटेन क्यों है, एक ये बन रहा है वर्टेक्स 1 2 3 4 5, तो हमारे ये क्या है, साइक्लोपेंटेन 5। तो ये हमने फॉर्मूले पर रखा, फिर ये हमारा ये सॉल्व करने पे इतना आ रहा है। नोट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ में जानेंगे कि बट बेयर वॉज रॉन्ग, बेयर क्या थे, गलत थे, क्योंकि उन्होंने प्लेनर स्ट्रक्चर लिया था।
किसका लिए? साइक्लोएल्केन का, विच वाज रॉन्ग अजम्पशन, उनका ये गलत अजम्पशन था, मतलब इन्होंने गलत तरीका लिया था। स्टेबिलिटी ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी की स्टेबिलिटी क्या है कि मतलब ये हमारा क्या है? साइक्लोप्रोपेन है, फिर साइक्लोप्रोपेन के बाद हमारा साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, फिर साइक्लोहेक्सेन है। तो इसमें सबसे स्टेबल क्या है? साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल है, कि मतलब हमारा स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारा साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू साइक्लोप्रोपेन। तो आप इसको लिख सकते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी की बनाकर। तो स्टेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। डी हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है कि हाँ डिस्टेंस क्या है हमारा। यहाँ पे हम फॉर्मूला निकालेंगे कि हाँ स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? आइडियल टेट्राहाइड्रल कार्बन माइनस इनर एंगल माइनस करेंगे तो हमारा निकल आएगा कि हमने कितना स्ट्रेंड हुआ है। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन शुड बी साइक्लोपेंटेन। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? शुड बी साइक्लोपेंटेन होगा ड्यू टू लीस्ट एंगल स्ट्रेन बट इट इज़ नॉट प्रेडिक्टली ट्रू। मतलब बेयर स्ट्रेन ने कहा था कि साइक्लोपेंटेन ज़्यादा स्टेबल है, मगर ये प्रेडिक्टली ट्रू नहीं है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? साइक्लोहेक्सेन हमारा यहाँ पे सबसे स्टेबल है। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या है? थी गलत थी। मगर पेपर में यही पूछा जाता है कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या होता है, तो आप लिखेंगे पूरा बनाकर पूरा बताएंगे, मगर सबसे स्टेबल क्या होगा? सबसे साइक्लोहेक्सेन सबसे स्टेबल होगा, मगर अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी वो क्या? साइक्लोपेंटेन उन्होंने कहा था सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हमारा, राइट द डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, मतलब कौन कौन से कन्फर्मेशन है इथेन के। तो हमारे यहाँ पे दो ही कन्फर्मेशन है, स्टेगर्ड है, एक इक्लिप्स्ड है। तो हम दोनों को हम पहले तो मान लीजिए पूछता है अगर 2 नंबर, तो आप स्टेगर्ड और इक्लिप्स दोनों बता देंगे, स्ट्रक्चर बना के बता देंगे या उनका नाम लिख कर भी बता देंगे, आप 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए अगर 7 नंबर में पूछ लिया कि हाँ कौन कौन से कन्फर्मेशन, तो आप बताएंगे दीज आर द कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ऑफ कार्बन से जो सिंगल बॉन्ड है उसकी रोटेटिंग होती है, जो क्या? न्यूमैन प्रोजेक्शन शो करता है। ठीक है गैस, फिर उसके बाद हम आगे उसमें पढ़ रहे हैं, सिंस द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, अगर इक्लिप्स कन्फर्मेशन फॉर्म करता है लिटिल बिट ऑफ स्टेरिकल हिंड्रेंस, उसमें क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, जैसे मतलब झुंड की मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा ड्यू टू द क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन की तरह। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की तरह, इसकी वजह से क्या हिस्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, कि मतलब झुंड क्रिएट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? दिस कन्फर्मेशन इज 12 kg जूल इज हायर एनर्जी देन द स्टेगर्ड। इससे क्या है? हायर एनर्जी इसमें इसकी होगी एज कम्पेरिजन टू स्टेगर्ड। इक्लिप्स की ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू स्टेगर्ड। तो इसकी एनर्जी क्या है? 0.0 किलो जूल पर मोल, और इसकी क्या है? E इक्वल टू 2.9 किलो जूल पर मोल। अब इसी में गाइस हम 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सेफनिफिकेशन वैल्यू। सेफनिफिकेशन वैल्यू के प्रिंसिपल हर साल में पूछा जाता है गाइस, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर में कन्फर्म हर साल आना है। तो नंबर्स ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल, कि मतलब मिलीग्राम ऑफ KOH ज़रूरत पड़ती है कि कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाए, सेफनिफाई हो जाए टू 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल में। तो यहाँ गैस यहाँ पे इतना लिख देंगे, 2 नंबर में काफ़ी है। मगर इस बार सेफनिफिकेशन वैल्यू पूछा गया है, प्रिंसिपल क्या पता इस बार पूछ ले एसिड वैल्यू की प्रिंसिपल लिखिए आप, तो एसिड वैल्यू का प्रिंसिपल भी याद होना आपको ज़रूरी है। तो द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, क्या बोल रहा है? न्यूट्रलाइज बोल दिया कि इसकी वैल्यू क्या? न्यूट्रलाइज होनी चाहिए फ्री फैटी एसिड में, जो कि प्रेजेंट है किसमें? फैट में 1 ग्राम। इट इज़ ए रिलेटिव मेजर ऑफ रेंजिडिटी एज अ फ्री फैटी एसिड आर नॉर्मली फॉर्म ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। रेंजिडिटी मतलब कि चीज़ें खराब हो जाने, फूड की चीज़ें खराब होती हैं, वो चीज़ रेंजिडिटी होता है। तो यहाँ पे पिछले साल सेफनिफिकेशन वैल्यू पूछा, क्या पता इस बार एसिड वैल्यू पूछ ले उसका प्रिंसिपल। अब हाँ गाइस, अब 9th क्वेश्चन हम पे आते हैं हम लोग कि स्ट्रक्चर और यूजेस बहुत पूछे जाते हैं हर साल आपके 2 नंबर में, कन्फर्म है कि 2 नंबर में स्ट्रक्चर और यूजेस
पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर और वीडियो मतलब स्ट्रक्चर एंड यूजेस को लेके आए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर और यूजेस का। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा डीडीटी का है। डीडीटी हमेशा हर साल पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो डीडीटी हर साल पूछता है। इसका हम स्ट्रक्चर ये है कि हाँ यहाँ पे 2 बेंजीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर इसका इजी होता है, इसको आप गाइस इजीली प्रिपेयर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो ये आपको याद हो जाएगा। इसका यूजेस क्या होता है, यूज़ हम इसका इंसेक्टिसाइड, एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़ों को मारने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये मलेरिया में यूज़ किया जाता है, टाइफस के लिए, बॉडी लाइस के लिए, ये बबोनिक प्लेग के लिए इसमें यूज़ करते हैं। 2-3 पॉइंट आप लिख देंगे, अगर 2 नंबर पूछता तो 1-2 पॉइंट आप लिख देंगे। स्ट्रक्चर मेन है, स्ट्रक्चर में 1 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर आपका यूजेस 1-2 पॉइंट लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, नेप्थलीन। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर इजीली हम बना लेंगे, 2 बेंजीन को ऐड कर देंगे, वो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका यूज़ किस लिए यूज़ करते हैं, एंटी कैंसर में यूज़ करते हैं, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी ट्यूबुलर, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक, एंटी डिप्रेसेंट इसमें यूज़ करते हैं। इसका क्वेश्चन में ये पूछा मेडिसिनल यूज़ आपको बताना है, यूज़ नहीं बताना, मेडिसिनल के पर्पज़ में कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लोग ने कहा एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल ये लिखेंगे पहले हम लोग 1 नंबर के लिए। तो स्ट्रक्चर हमको पूरा रटा होना चाहिए, स्ट्रक्चर में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। अगर 1 नंबर आपको कंफर्म अपने करने, 1 नंबर तो हमारा यूज़ में हो जाता है, तो 2 नंबर आपके कहीं ख़राब नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या, बनाना बॉन्डिंग क्या होता है। बनाना बॉन्डिंग हर साल पूछता है गाइस, इसको 2 नंबर में आप कंफर्म याद कर लीजिएगा। बनाना बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज बेंट बॉन्ड। मतलब बेंट बॉन्ड मतलब झुका हुआ बॉन्ड की बात कर रहा है कि बेंट बॉन्ड बोलते हैं। मेन चीज़ है कि बनाना बॉन्ड को बेंट बॉन्ड नाम से जानते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वेयर द ऑर्डिनरी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ 2 एटम्स मेकिंग अप ए केमिकल बॉन्ड। ये क्या केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा, 2 एटम मिलके, आर मॉडिफाइड विथ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, इंक्रीज बढ़ेगा या घटेगा, एस ऑर्बिटल करेक्टर इन ऑर्डर टू एकोमोडेट ए पर्टिकुलर मॉलिकुलर ज्योमेट्री। इसमें मतलब बॉन्ड बनाना की तरह रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उसी को बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। इसकी शॉर्ट डिफिनेशन अगर आपको ये नहीं याद होती है तो शॉर्ट डिफिनेशन हम दूसरी डिफिनेशन पढ़ते हैं। द रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम फॉर्म ए ब्रिज, एक ब्रिज फॉर्म करेगा बिटवीन द 2 बोरॉन एटम थ्रू 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। 3 सेंटर पेयर इलेक्ट्रॉन से फॉर्म करेगा, एक बनाना की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। 3 आइटम्स, इसका में 1-2 पॉइंट हम छोटे छोटे बनाए कि हाँ मान लीजिए भूल जाते हैं फॉर्म डिफिनेशन, तो आप 2 पॉइंट अपना बना के लिख सकते हैं कि 3 आइटम लेकर हम क्या है बट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3 आइटम और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हम इसको फॉर्म करेंगे। ये क्या शेप फॉर्म कैसा करेगा, बनाना की तरफ फॉर्म करेगा, तो बनाना बॉन्डिंग इसको कहते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।